अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिटायर्ड डीएसपी आगा रियाज अहमद की किताब से एक ऐसी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे जिसमें गुजरात के एक गांव में ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर गुज्जर बरादरी का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया गया था और इन्होंने ही इस केस की तफ्तीश की थी। ये कहानी तफसील से पेश की जा रही है जिसका नाम है नस्लों का कर्ज। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी नस्लों का कर्ज जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, इसकी बुनियाद ख़ानदानी दुश्मनी थी जो दोनों ख़ानदानों के कई अफराद की जान ले चुकी थी और ये लोग इस दुश्मनी को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते चले आ रहे थे। बच्चों के पैदा होते ही इनके कानों में इस दुश्मनी का जहर उंडेला जाता था। ये इन दिनों का वाक़या है जब मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। मेरी तैनाती थाना सदर गुजरात में थी। थाने के SHO आगा अहमद अली शाह थे, DSP पीर फरदौस अली शाह और चौधरी अब्दुल हक मरहूम प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर थे। उन दिनों गुजरात के SP आगा सादत अली मरहूम थे जो कि मोची दरवाज़ा लाहौर के रहने वाले थे। एक रोज़ मैं थाने में बैठा चंद पुरानी फाइलें देख रहा था। SHO आगा अहमद अली भी मौजूद थे। अचानक दो देहाती घबराए हुए थाने में आए। इनके चेहरे पर छाई हुई बदहवासी से जाहिर हो रहा था कि वो किसी कत्ल की इतला लेकर आए हैं। इसकी वजह ये थी कि इस ज़माने में आजकल की तरह कत्लो गारत नहीं हुआ करती थी। जब कभी कत्ल का वाक़या हो जाता था तो दूर दूर तक खौफ व हरास फैल जाता था। लोग कानों को हाथ लगाकर तौबा करते थे। ये देहाती एक गांव मूसा कमाला से आए थे। उन्होंने बताया एक गांव के एक शख्स कालू गुज्जर के घर पर चंद मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया है और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं जिससे 2 आदमी हलाक हो गए हैं। अभी वो देहाती पूरी तफसील भी ना बता पाए थे कि एक और देहाती थाने में आ गया। इसका ताल्लुक भी मूसा कमाला से था। इसने बताया कि हमला आवरों ने कालू गुज्जर के घर बम मार दिया है जिससे 6-7 अफराद कत्ल हो गए हैं। इसने ये भी बताया कि हमला आवर फरार हो गए हैं। ये इतला बड़ी तशवीशनाक थी। हमने फौरी तौर पर इस भयानक वारदात की इतला SP आगा सादत अली और पीर फरदौस शाह को कर दी। इसके अलावा कानूनी मावनत में रहनुमाई के लिए प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर चौधरी अब्दुल हक को भी थाने बुला लिया। मसला ये था कि पहली इतला पर मुकदमा दर्ज किया जाए या दूसरी इतला पर। चौधरी अब्दुल हक ने यह राय दी कि मुकदमा पहली इतला पर दर्ज किया जाए। इतने वसी पैमाने पर कत्लो गारत की वजह से अफसराने बाला भी खासे घबराए हुए थे। मैंने हिम्मत की और फौरी तौर पर कुछ कांस्टेबलों को मुसल्ला करके साथ लेकर वारदात वाले गांव की तरफ रवाना हो गया। ये गांव मूसा कमाला थाने से चंद मील के फासले पर है। जब SP सादत अली खान को मालूम हुआ कि मैं चंद कांस्टेबलों को लेकर मौका वारदात पर रवाना हो गया हूं तो इनको परेशानी हुई। इसकी वजह यह थी कि हमला आवरों की तादाद 5-6 बताई गई थी और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और बम्बों के धमाके भी हो रहे थे। SP साहब ने फ़ौरन एक मुसल्ला गार्ड मेरी मदद के लिए भिजवा दी। इस गार्ड के पहुंचने से मेरे हौसले और बुलंद हो गए। जब मैं मूसा कमाला पहुंचा तो वहां क़यामत सुगरा का मंजर था। हर तरफ वहशत और दहशत फैली हुई थी। औरतों के बैन और फरियाद करने की आवाज़ें दिल दहला रही थीं। लोगों ने बताया कि हमला आवर इस कत्लो गारत के बाद फरार हो गए हैं। मैं कालू गुज्जर के घर जा पहुंचा जहां ये आगो खून का खेल खेला गया था। ये मकान गांव के वस्त में वाक़या था। अगरचा ये पुरानी वारदात है लेकिन अब भी इस बदकिस्मत घर के धुंधले धुंधले नकूश मेरे जहन में महफूज हैं। घर में दाखिल होने के लिए एक बड़ा दरवाज़ा था।
अंदर दाखिल होते ही एक खुला सहन था जो कच्चा था। इस सहन में मवेशी बंधे हुए थे। सहन से आगे रिहायशी कमरे बने हुए थे। मैं सहन में पहुंचा तो देखा 2 भैंसें गोलियां लगने से मरी पड़ी थीं। इन भैंसों के करीब ही एक औरत की लाश पड़ी नजर आ रही थी। मैंने इसके करीब जाकर लाश का मुआयना करना चाहा तो जो मंजर नजर आया, इसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। ये औरत गालबन 7-8 माह की हामला थी। इसको गोली ऐसे जाविये से पेट पर लगी थी कि सामने से चीरती हुई पेट को निकल गई थी और इसका बच्चा बाहर निकलकर गिर पड़ा था। बाद में एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जिस वक्त ये वाकया हुआ वो दूर से अपनी छत पर छुपकर देख रहा था। ये औरत कालू गुज्जर की बीवी थी और हमले के वक्त भैंसों के लिए चारा बना रही थी। वो झुकी हुई हालत में थी और भैंसों के लिए चारा बना रही थी जब इसे गोली लगी थी। मैंने बच्चे को देखा, वो इस जालिम दुनिया में आते ही मर गया था और खून और गोबर में लुथड़ा हुआ था। मैंने इस चश्मदीद गवाह को अपने साथ ले लिया। मैं आगे कमरों की तरफ चला गया। ये मकान किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा था। एक कमरे में घर के सरबराह कालू गुज्जर की लाश पड़ी थी, जबकि इसके साथ वाला कमरा मैदान जंग बना हुआ था। सबसे ज़्यादा तबाही इसी कमरे में नज़र आ रही थी। इस कमरे में 4 लाशें पड़ी थीं। लाशों की हालत बुरी थी। मैंने कमरे का मुआयना किया तो इंकशाफ हुआ कि यहाँ हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। हैंड ग्रेनेड के धमाके को देहाती लोग बम का धमाका कह रहे थे। मैंने कमरे में फैले हुए ग्रेनेड के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक लिफाफे में डाल लिया। ये मैंने मुआयने के लिए लाहौर भेजने थे। इस कमरे में मिलने वाली लाशों में 2 जवान लड़के थे, एक जवान उम्र औरत और एक 7-8 साल बच्चा था। बाद में पता चला कि दोनों लड़के कालू गुज्जर के बेटे थे। औरत बड़े लड़के की बीवी थी और 7-8 साल का बच्चा इनका बेटा था। हैंड ग्रेनेड ने फटकर कमरे में खासी तबाही मचाई थी। मैंने इस चश्मदीद गवाह की ज़बानी अपनी रिपोर्ट लिखी और लाशों का नक्शा सूरत हाल मुरतब किया और लाशों को पोस्टमार्टम भिजवाने का बंदोबस्त किया। छोटे बच्चे को मिलाकर 7 अफराद कुल कत्ल हुए थे। इस वसी पैमाने पर कत्ल गारत से जाहिर होता था कि ये इंतकामी वारदात है और किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लाशें भिजवाने के साथ ही मैंने इसी वक्त हैंड ग्रेनेड के टुकड़े लाहौर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में चेक कराने के लिए भिजवा दिए। यहाँ मैं इस लेबॉर्ट्री के मुतालिक ये वजाहत कर दूँ कि ये एक ख़ास किस्म की लेबॉर्ट्री है जो हर किस्म का असला चेक कर सकती है। ये भी पता चल जाता है कि जाए वारदात या मकतूल के जिस्म से मिलने वाली गोली किस राइफल या पिस्तौल वगैरह से चलाई गई है। इस लेबॉर्ट्री ने हैंड ग्रेनेड के मुतालिक बताया कि ये मुकामी साख्त का नहीं था बल्कि वलायती ग्रेनेड था। इस किस्म के ग्रेनेड का कातलों के पास पाया जाना खासी हैरान कुन बात थी। इसकी वजह यह थी कि ऐसे ग्रेनेड सिर्फ फौज के पास होते थे और किसी आम शहरी के पास होना नामुमकिन था। बहरहाल इन कामों से फारग होकर मैंने चश्मदीद गवाह और गांव के लोगों से बयान लेने शुरू कर दिए। इन बयानात की रोशनी में जो बात सामने आई वो मैं मुख्तसर आपको सुना देता हूँ। हमला आवरों का सरगना जहांदाद गुज्जर बताया गया था। वक़ूए वाले दिन जहांदाद उर्फ जहाना गुज्जर अपने 4 साथियों के साथ मुसल्लह होकर गांव में आया और सीधा कालू के घर जाकर धावा बोल दिया। इसने बड़े दरवाजे और मकान के इर्द गिर्द अपने साथियों को फैला दिया। इस वक्त कालू की हामला बीवी भैंसों के लिए चारा तैयार कर रही थी। जहाना ने दरवाजे पर इस पर फायर किया जो इसका पेट चीर गया और पहले इसका बच्चा पेट से निकलकर गिरा, फिर वो भी गिर पड़ी। इसके साथियों ने भी फायरिंग की जिससे भैंसें जख्मी होकर तड़पने लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर कालू ने सब अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। खुद वो बड़े दरवाज़ा बंद करने के लिए भागा, लेकिन इस वक्त एक गोली इसके बाजू पर लगी। वो जान बचाने के लिए साथ वाले कमरे की तरफ भागा। इसी इसना में इसे 2 गोलियां और लगीं जो बाद में जानलेवा साबित हुई। वो कमरे के अंदर जा गिरा और फिर वहीं मर गया। लोगों ने बताया कि कालू के पास खासा असलहा था, मगर इसे इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि वो असला निकाल कर हमला आवरों का मुकाबला कर सकता। हमला आवर मंसूबा बंदी करके आए थे। कालू गुज्जर को कत्ल करने के बाद जहाना अपने साथियों के साथ मकान की छत पर चढ़ गया। इस ज़माने में कमरों की छतों में हवा और रोशनी के लिए सुराख रखे जाते थे।
जब बारिश आती थी तो इनको किसी चीज़ से ढांप दिया जाता था। जिस कमरे में कालू के लड़के और बहू और एक पोता छुपा हुआ था, इसकी छत पर भी एक ऐसा ही सुराख था। इस सुराख को पंजाबी में गालबन मग कहते थे। जहाना ने इस सुराख के रास्ते कमरे में एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जब हैंड ग्रेनेड फटा तो इसके टुकड़ों ने अंदर मौजूद इंसानों के जिस्मों को काट कर रख दिया। इसके अलावा ये टुकड़े कमरे में जहां जहां लगे तबाही मचा दी। खास तौर पर लाशों का तो बहुत ही बुरा हाल था। लोगों ने बताया कि कालू गुज्जर और जहांदाद उर्फ जहाना गुज्जर के खानदान में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इस दुश्मनी की वजह से दोनों खानदानों के बहुत से लोग कत्ल हो चुके थे। इन लोगों में रिवाज था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते थे, बल्कि अपना बदला खुद ही लेते थे। कुछ साल पहले कालू गुज्जर ने जहाना के भाई को इस बुरी तरह कत्ल किया था कि कुल्हाड़ी से इसका कीमा बना दिया था। जहांदाद ने अपने भाई की लाश पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो इसका ऐसा इंतकाम लेगा कि कालू की नस्ल ख़त्म कर देगा। जब मैंने जहांदाद और जहाना के मुतल्लिक तहकीक की तब मालूम हुआ कि जहाना पुलिस में कांस्टेबल है और रावलपिंडी में तैनात है। मैंने मौका पर जो भी ज़रूरी कार्रवाई करनी थी वो कर ली और थाने आ गया। इसके बाद मैंने अपनी कारगुजारी की एक रिपोर्ट अपने अफसरान को पेश कर दी। इस वारदात ने जहां पुलिस के हकामे बाला में खलबली मचा दी, वहां पंजाब भर में सनसनी भी फैल गई। ये इस वक्त का बहुत बड़ा वाक़या था जिसमें एक वक्त 7 अफराद कत्ल हो गए थे और ये भी पहला मौका था कि किसी वारदात में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ था। इस वजह से तफ्तीश बहुत अहमियत इख्तियार कर गई थी। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने बारी बारी जाकर खुद मौके का मुआयना किया। मेरे लिए ये तफ्तीश एक कड़ा इम्तिहान था और मैंने अपने आप को इस इम्तिहान के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसमें लिखा था कि कालू गुज्जर और इसकी बीवी गोलियां लगने और बाकी अफराद ग्रेनेड के टुकड़े लगने से शदीद जख्मी हुए और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हलाक हो गए। मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ रावलपिंडी पुलिस से किया, जहां मुलजिम जहाना कांस्टेबल था। वहां से मालूम हुआ कि जहाना तकरीबन 20-22 रोज़ से सरकारी राइफल समेत लापता है। वहां की पुलिस को भी इसकी तलाश थी। मुलज़म जहाना गुजरात के ही एक गांव का रहने वाला था। इस गांव का नाम अब इतना अरसा बाद मुझे याद नहीं रहा। ये गांव हमारे इलाके के थाने से 4-5 मील दूर था। मैंने तफ्तीश का दायराकार बढ़ाकर इर्द गिर्द के इलाकों तक फैला दिया था और हर जगह अपने तजर्बाकार मुखबर फैला रखे थे। जहाना के गांव में इसके घर की निगरानी ख़ास तौर पर हो रही थी। इसके अलावा मेरे मुखबर जहाना और इसके दोस्तों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। मैंने मुलज़म जहाना के घर जाकर तफ्तीश का फ़ैसला कर लिया और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। जहाना के घर में कोई जवान मर्द नहीं था, सिर्फ बूढ़ा बाप था, माँ मर चुकी थी और एक छोटा भाई जो जवान था इस खूनी दुश्मनी की वजह से कालू गुज्जर के हाथों कत्ल हो चुका था। बाप के अलावा जहाना की बीवी थी और 2 बच्चे थे जो भी छोटे थे। मैंने जहाना के बूढ़े बाप और इसकी बीवी से जहाना के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 महीना हो गया है वो घर नहीं आया। आखिरी मर्तबा वो पिछले महीने आया था और वो घर का खर्चा वगैरह देकर चला गया था। मैंने दोनों से बहुत सवाल पूछे, मगजमारी की, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। मैंने जहाना के बूढ़े बाप से जब ये कहा कि इसे एहसास है कि इसके बेटे ने कितना बड़ा जुल्म किया है और जीते जागते 7 इंसानों को कत्ल कर दिया है। जहाने के बाप ने कहा कि इसने मेरे कलेजे में ठंड डाल दी है। इसने सीने पर हाथ रख के कहा, मुझे इस पर फ़ख्र है, वो मेरा शेर बच्चा है। शेर बच्चे ने जो कुछ किया है, मैंने गुस्से से कहा, इसके बाद वो खुद भी ज़िंदा नहीं बच सकेगा। कोई परवाह नहीं, इसने कहा, इसने दुश्मन की नस्ल ख़त्म करके बरादरी में मेरा नाम ऊंचा कर दिया है। अगर जहाना मर भी गया तो इसके बेटे से मेरी नस्ल आगे चलती रहेगी। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आया। वो इस बात पर फ़ख्र कर रहा था कि इसके बेटे ने इतने ज़्यादा इंसानों को कत्ल कर दिया है। इसे अपने जवान बेटे के फांसी पा जाने का कोई गम न था। मैंने इसे इसके हाल पर छोड़कर आ गया। इसके बाद मैंने अपने मुखबरों को तलब कर लिया और इनसे रिपोर्ट मांगी। ये 2 आदमी थे। उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट सुनाई। इससे मुझे काफ़ी काम की बातें मालूम हुई। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद से जहाना गांव में नहीं देखा गया। वारदात से कुछ अर्सा पहले इसका उठना बैठना जराइम पेशा लोगों के साथ हो गया था।
इनमें से 2 आदमी इसी गांव के थे, जिनमें से एक का नाम तुफैल माछी और दूसरे का सैफ था। ये दोनों पक्के जराइम पेशा अफराद थे। पता चला कि वारदात के बाद से ये दोनों भी गांव से गायब हैं। मैंने दोनों मुखबरों से कहा कि वो दिन रात इन दोनों के घरों पर नज़र रखें और इन दोनों में से जो ही कोई अपने घर या इलाके में नज़र आए, इसी वक्त मुझे इतला भिजवाई जाए। मैंने बड़ी सख्ती से कहा कि रात का कोई भी वक्त हो, बिला झिझक मुझे जगा लिया जाए। एक आदमी मतलूबा आदमी पर नज़र रखे और दूसरा मुझे इतला देने आ जाए। इस दौरान मुझे जहां भी शक हुआ कि जहाना वहां मिल सकता है, मैंने छापे मारे, मगर नाकामी रही। इससे अगली रात का जिक्र है। मैं थाने से मुल्हिका अपने क्वार्टर में बैठा इस केस के बारे में गौर कर रहा था। इस वक्त रात के 9 बजे का वक्त होगा, जब थाने से एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि मेरे दोनों मुखबरों में से एक आया है। मैं ये सुनते ही फ़ौरन उठा और सादा लिबास में ही थाने जा पहुंचा। इस मुखबर ने बताया कि मुल्ज़िम जहाना का साथी तीफा माछी रात के अंधेरे में अपने घर आया हुआ है। मैंने फ़ौरन कांस्टेबलों को मुसल्ला होने का कहा और अपना सरकारी रिवाल्वर लेकर इसी वक्त सादा लिबास में ही मुखबर के साथ चल पड़ा। मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। रात के अंधेरे में हम गांव पहुंच गए। देहात तो वैसे ही शाम 7 बजे आधी रात का समा बन जाता है। यूँ लगता था हम जैसे किसी जंगल में आ गए हों। सारा गांव बेखबरी की नींद सो रहा था। कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ रात के सन्नाटे में आती थी। मैंने 3 कांस्टेबलों को मकान के अतराफ में फैला दिया ताकि अगर तीफा किसी तरह से बच निकलने की कोशिश करे तो भाग ना सके। इसके बाद मैंने मुसल्ला कांस्टेबल को अपने साथ लिया और दोनों मुखबरों को अंधेरे में छुप जाने का हुक्म दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो कि इन दोनों ने मुखबरी की है। इसके बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब ना मिलने पर मैंने कांस्टेबल को इशारा किया कि अब वो दस्तखत दे। कांस्टेबल ने मेरा इशारा पाकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से दस्तखत दी। इसके जवाब में अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। फिर एक आदमी खांसता हुआ दरवाजे की तरफ आने लगा। कौन है ओए? इसकी नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। इतनी रात को क्या मुसीबत आ गई है? मैंने रिवाल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। फिर कुंडी खुलने की आवाज़ आई और अंदर से आने वाले ने दरवाज़ा खोलने से पहले दोबारा पूछा कि बाहर कौन है। मैंने कहा बाहर पुलिस है, दरवाज़ा खोलो। पुलिस का नाम सुनते ही इसने दरवाज़ा खोलने के बजाय दोबारा कुंडी लगा दी और अंदर की तरफ भागने की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज गई। ये लम्हों का खेल था और मैं ये मौका किसी कीमत पर ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने कांस्टेबल को कहा कि वो फ़ौरन दीवार फलांग कर अंदर कूद जाए और दरवाज़ा खोल दे। कांस्टेबल जवान उम्र था, इसने ज़रा भी देर न लगाई और दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और इसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मैं बिजली की तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। कांस्टेबल मेरे साथ था। इतने में अंदर से एक लंबा तड़ंगा आदमी भागता हुआ निकला और हमें सेन से आता देखकर दाएं तरफ भागा। इस तरफ दीवार के साथ मवेशियों के लिए एक खुरली बनी हुई थी जहां चंद भैंसें बंधी हुई थी। वो भैंसों की तरफ भागा। मैं समझा कि वो दीवार फलांग कर भागना चाहता है। रुक जाओ, मैंने उसे ललकारा, वरना गोली मार दूंगा। मेरी ललकार पर भी वो नहीं रुका और सहन में बैठी हुई भैंसों के ऊपर से फलांग कर आगे जाने लगा। आगे गोबर का ढेर पड़ा था। इसका अगला पांव गोबर में पड़ा और वो फिसल गया। फिर वो संभल न सका और बुरी तरह गिरा। इससे पहले कि वो दोबारा संभल कर उठता, मैं उसके सर पर जा पहुंचा। मैंने रिवाल्वर की नाल इसकी खोपड़ी पर लगा दी और वो जहां था वहीं रुक गया। मैंने कांस्टेबल को इशारा किया कि इसे हथकड़ी लगा दे। कांस्टेबल ने इसे हथकड़ी लगा दी। ये आदमी तीफा माछी था। पुलिस को देखकर इसने जिस तरह भागने की कोशिश की थी, इससे मुझे यकीन हो गया था कि ये जहाना के साथ इस वारदात में था। मैंने इसके घर की अच्छी तरह तलाशी ली। एक चारपाई के नीचे सिंगल बैरल राइफल पड़ी हुई थी। मैंने ये राइफल अपने कब्जे में लेनी थी। इसके लिए मैंने रात के वक्त गांव के नंबरदार को और 2 और मुअज़्ज़ज़ आदमियों को जगाकर इनकी मौजूदगी में राइफल बरामद की और बरामदगी का मुशीरनामा तैयार किया। इस पर गवाहों के दस्तखत करा लिए। इसके बाद मैंने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर तीफे माछी को पूछगछ के लिए बैठा लिया। इसके लिए मैंने नंबरदार की बैठक में आर्जी तौर पर थाना बना लिया। तीफा माछी पुख्ताकार मुजरम था। इसके लिए इसने मुझे चकमा देने की कोशिशें शुरू कर दी। मैंने पूरी कोशिश की कि इसके मुंह से सच उगलवा लूं, लेकिन इसके अंदाज से मैं समझ गया था कि ये लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानेगा। मैंने 2 सेहतमंद कांस्टेबलों को अंदर बुलाकर कहा कि इस कमबख्त पर ज़रा सच की अफादियत जाहिर करें।
कांस्टेबल मेरी बात का मतलब समझ गए और उन्होंने तीफा माछी को अपनी लपेट में ले लिया। ये दोनों कांस्टेबल 3rd डिग्री यानी तशद्दुद के माहिर थे। ज़रा देर में ही तीफा माछी चीखें मारने लगा। जब इसकी चीखें बुलंद होने लगीं तो मैंने इसके मुंह में एक कपड़ा ठोंस दिया। मैं ख्वामखा गाँव वालों की नींद खराब नहीं करना चाहता था। जब सच बोलना चाहो तो हाथ से इशारा कर देना, मैंने तीफा माछी से कहा, वरना तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आम हालात में तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि इसके साथी इसके वापस ना पहुंचने पर होशियार हो जाएं। इसलिए मैं रात के अंधेरे में ही बड़ी तेज़ी से तमाम कार्रवाई करना चाहता था। कांस्टेबलों ने दोबारा तीफा माछी को तख्ते मशक बना लिया था। इसके चेहरे से सख्त तकलीफ का इजहार हो रहा था, लेकिन मुंह में कपड़ा ठुसा होने की वजह से वो चीख भी नहीं सकता था। ज़रा ही देर के बाद इसके पसीने छूट गए और वो बेख्तियार हाथ से इशारा करने लगा कि वो बयान देने पर तैयार है। मैं कांस्टेबलों को हाथ से इशारा करके रोका और इसके मुंह से कपड़ा निकालने का कहा। इसके मुंह से कपड़ा निकाला गया तो वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ज़रा ही सी देर में इसकी हालत बुरी हो गई थी। इसने पानी मांगा जो इसे पिला दिया गया। इसके बाद मैं इससे सवाल पूछता गया और वो जवाब देता गया। इसने जो कुछ बताया वो मुख्तसर यूँ है कि जहाना गुजर और इसके साथी वारदात के बाद करीबी जंगल में जाकर छुप गए थे। इसके साथियों में तीफा माछी के अलावा सैफ गुजर, आलम और जेदा थे। तीफा माछी ने बताया कि इनके पास खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था और मुल्ज़म जहाना ने इसे खाने पीने की कुछ चीज़ें और ज़रूरत का सामान लाने के लिए भेजा था। तीफे ने सुबह मुँह अंधेरे ये सामान लेकर इनके पास पहुँचना था। मैंने इसी वक्त जंगल में जाकर छापा मारने का फ़ैसला कर लिया। अगर ये मौका हाथ से निकल जाता तो फिर दोबारा पता नहीं कब ऐसा मौका आता। तीफा माछी की रहनुमाई में हम रात के अंधेरे में मुल्ज़िमों के ठिकाने की तरफ चल पड़े। तीफा हमारे आगे आगे चल रहा था। इसे हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने इसे खबरदार कर दिया था कि इसने भागने या धोखा देने की कोशिश की तो इसे फ़ौरन गोली मार दी जाएगी। वैसे भी हमारा और इसका फासला ज़्यादा नहीं था। आबादी ख़त्म हो गई तो खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। हम खेतों से गुजरते हुए आगे ही आगे बढ़ते गए। ज़रा आगे जाकर दरख्तों का इलाका शुरू हो गया। यहाँ बिल्कुल वीराना था। झींगरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और वक्फे वक्फे से गिदड़ों की भी आवाज़ सुनाई दे जाती थी। माहौल खासा खौफनाक और डरा देने वाला था। हम मुसल्लह होने की वजह से बेखौफ रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। अचानक मुझे खतरे का एहसास होने लगा। तीफा माछी हमें धोखा भी दे सकता था और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर करीबी दरख्तों या झाड़ियों के झुंड में गायब भी हो सकता था। दूसरा खतरा ये था कि जहाना पुलिस से भागा हुआ कांस्टेबल था और आम किस्म के जराइम पेशा अफराद से ज़्यादा चालाक और मकार था। इसके अलावा वो और इसके साथी मुसल्ला भी थे। ये सब कुछ सोचकर मैं ज़्यादा मोहतात हो गया और तीफा माछी के बिल्कुल करीब होकर चलने लगा। कांस्टेबलों के पास बड़ी टार्चें थीं जो हमें सरकारी तौर पर मिली हुई थीं। मैंने इस डर से टार्च चलाने से मना कर दिया था कि जहाना वगैरह हमारी आमद से आगाह होकर होशियार हो जाएंगे। एक जगह दरख्तों का झुंड था जहां दरख्त बहुत करीब करीब थे। वहां मुझे अंधेरे में किसी झोंपड़ी के खद्दोखाल नजर आ रहे थे। अचानक तीफा माछी गला फाड़ फाड़ कर चलाने लगा। भाग जाओ ए जहानिए, भाग जाओ, पुलिस आ रही है, भागो। इसके साथ ही झुंड में मौजूद झोंपड़ी में हलचल सी पैदा हुई और भागने की आवाज़ें आने लगी। मैंने फ़ौरन कांस्टेबलों को टार्चें रोशन करने का कहा तो उन्होंने टार्च की रोशनी में दरख्तों की तरफ देखा। रोशनी में 4 आदमी भागते नजर आए। मैंने कांस्टेबलों को इनका पीछा करने का कहा तो वो बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ भागे। अचानक मेरा ध्यान तीफा माछी की तरफ चला गया। वो इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ झाड़ियों की तरफ जा रहा था। अगर मुझे चंद लम्हों की भी देर हो जाती तो वो निकल गया होता। जहाँ हो वहीं रुक जाओ तीफे, मैंने पिस्तौल का रुख इस तरफ करके कहा। ज़रा भी आगे बढ़े तो बिला तामुल गोली मार दूंगा। वो जहाँ था वहाँ पर ही रुक गया। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद चारों कांस्टेबल वापस आ गए। इनके साथ 2 और मुल्ज़म भी थे। ये जेदा और सैफ थे। उन्होंने बताया कि भागने वालों में एक जहाना और दूसरा आलम था। वो दरख्तों और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गायब हो गए थे। हम तीनों मुल्ज़िमों को लेकर थाने आ गए। मैंने अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट अपने अफसरान को पेश की तो वो बहुत खुश हुए और मेरी खूब हौसला अफजाई की। दिन चढ़ते ही मैंने 10 कांस्टेबलों को साथ लिया और इसी जंगलों में जा पहुंचा जहां रात को मुल्ज़िम जहाना और आलम छुप गए थे। मैंने कांस्टेबलों को दूर दूर फैलकर आगे बढ़ने का कहा। खुद मैं भी इनके साथ आगे बढ़ने लगा। हमने दूर तक जंगल छान मारा लेकिन कोई सुराख न मिला
और हम नाकाम वापस आ गए। मैंने दूसरे मुल्ज़िमों से इकबाली बयान लेकर मुकदमा तैयार करना शुरू कर दिया। मुल्ज़िम जहाना और इसके साथी आलम को मैंने मफरूर करार देकर इर्द गिर्द के थानों में भी इतला कर दी थी। एक रोज़ सुबह सवेरे इतला मिली कि जंगल के इलाके में एक लाश पड़ी है। इतला लाने वाला एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ियां काटने गया था। मैं फ़ौरन मौका पर जाकर कार्रवाई की और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। लाश की हालत खासी बुरी थी और जगह जगह से गीदड़ों और दूसरे जंगली जानवरों ने गोश्त खा लिया था। अलबत्ता लाश का चेहरा सलामत था। मुझे शक था कि ये लाश मफरूर जहानिया या आलम की होगी। मैंने लाश का नजरी मुआयना किया तो मालूम हुआ इसे गोली मारकर कत्ल किया गया है। गोली दिल के करीब लगी थी और फेफड़ों को चीरती हुई निकल गई थी। बहरहाल मैं लाश लेकर थाने आ गया और गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमों को दिखाकर शनाख्त करने का कहा। उन्होंने ये देखते ही शनाख्त कर ली। ये मफरूर जहानिया की लाश थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जहानिया को कौन गोली मार गया। यही क्यास किया जा सकता था किसी बात पर जहानिया और आलम का झगड़ा हो गया और आलम ने इसे गोली मार दी। आलम खुद भाग गया। बहरहाल मैंने पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश जहानिया के बाप के हवाले कर दी। अपने शेर पुत्र की लाश देखकर इस पर सख्ता तारी हो गया, लेकिन मुझे इस पर ज़रा भी तरस न आया। इसने जो बोया था वही काटा। इसके बाद आलम को बहुत तलाश किया गया लेकिन वो ना मिल सका। वो गालबन किसी दूर दराज शहर की तरफ निकल गया था। मैंने केस तैयार करके मजिस्ट्रेट को पेश कर दिया। इसने तीनों मुजरमों को सजाए मौत सुना दी। मुजरमों की तरफ से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। सेशन कोर्ट ने भी इनकी सजाए मौत बहाल रखी। सेशन जज का नाम गालबन बशीरुद्दीन था। इसने अपने फैसले में लिखा था कि इतने ज़्यादा इंसानों के कत्ल में शामिल ये मुजरम किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। इस केस की कामयाब तफ्तीश के बाद मुझे फौरी तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया गया।